अतुल एक गरीब कुम्हार था। अपनी बहन की शादी करवाने के लिए उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। एक दिन अरे ओ अतुल, कितने महीने हो गए हैं तुमने हमसे पैसे उधार लिए हैं, लेकिन आज तक 1 रुपए भी नहीं लौटाया है तुमने। क्यों भाई, क्या विचार है तुम्हारा? फूलचंद सेठ, आप घर पर क्यों आ गए? मैंने आपको परसों ही तो कहा था कि मैं आपके सारे पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। मुझे थोड़ी मोहलत तो दीजिए। अरे और कितनी मोहलत? तुम रोज यही कहते हो, आज देता हूँ कल देता हूँ। मुझे अब जल्दी से जल्दी अपने पैसे चाहिए। तभी वहाँ बनिया आता है। अच्छा हुआ अतुल तुम यहीं मिल गए। अरे बहन की शादी में इतना सारा सामान लेकर गए थे, उसका पैसा कौन देगा? बनिया जी, मैं आपके भी पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा, बस मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। अरे ये तो बस मोहलत मांगता रहता है, पैसा देने का नाम नहीं लेता। अतुल, कह देता हूँ 2 दिन के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बनिया और फूलचंद अतुल को धमकी देकर चले जाते हैं घर में। बेटा, अब क्या करोगे? कैसे चुकाओगे इन लोगों के पैसे? समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूँ? कुछ और लोगों से पैसे मांग कर देखता हूँ, अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो। अरे, एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदते रहोगे तो ये बढ़ता ही रहेगा। जानता हूँ माँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते। इतना ज्यादा कर्ज है कि सालों काम करूँ तब भी नहीं चुका पाऊंगा। तो अब क्या करेगा बेटा? देखता हूँ माँ। अतुल पैसे जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। 2 दिनों के बाद फिर से बनिया और फूलचंद फिर से अतुल के घर आकर तमाशा करते हैं। पूरा गांव जमा हो जाता है। उस दिन के बाद से अतुल का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अतुल अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए रात को घर से निकलता है। वो दूसरे गांव अपने दोस्त के घर पहुंचता है। रमेश, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। दीदी की शादी के लिए जो कर्जा लिया था वो चुका नहीं पा रहा हूँ। कर्जदार रोज आकर घर के बाहर तमाशा करते हैं। घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अरे कुछ दिन पहले आते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मैंने अभी एक जमीन खरीद ली है, उसी में सारे पैसे डाल दिए हैं। ऐसा मत कहो दोस्त, मैं बहुत आस लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। दिन में घर से बाहर निकल नहीं सकता, इसीलिए रात में आया हूँ। अब अगर तुम भी मना कर दोगे तो मैं किससे मदद मांगूंगा? रमेश अतुल की मदद नहीं कर पाता है और अतुल मायूस होकर उसके घर से चला जाता है। अतुल अपने गांव वापस आते हुए अपने आप से बातें कर रहा था। अब मैं क्या करूं? पैसों का तो कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा है। अब घर जाकर सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर कर्ज नहीं लौटाया तो फूलचंद और बनिया मेरा जीना हराम कर देंगे। क्या करूं? कहां जाऊं? एक काम करता हूं, मैं घर जाऊंगा ही नहीं। हाँ, मैं ऐसी जंगल में रहूंगा। उस दिन से अतुल जंगल में ही रहने लगता है। एक दिन अतुल को एक चीख सुनाई देती है। अतुल जाकर देखता है तो वहाँ एक साधु बाबा दर्द से कर्रा रहे थे। अतुल देखता है कि उन्हें एक सांप ने काटा था। रुकिए बाबा, मैं अभी करता हूँ। फिर अतुल एक कपड़ा साधु बाबा के घाव पर बांध देता है। फिर जंगल में जड़ी बूटी ढूंढकर उसका लेप उस घाव पर लगा देता है। सांप के जहर का असर कम हो जाता है और साधु बाबा ठीक हो जाते हैं। फिर क्या हुआ बेटा, बहुत पीड़ा में नजर आ रहे हो? क्या कहूँ बाबा, बहुत परेशान हूँ। मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। बड़ी बहन की शादी के लिए लोगों से कर्जा लिया था। अब वो कर्जा लौटा नहीं पा रहा हूँ तो कर्जदार रोज रोज घर पर आकर पैसों की मांग करते हैं। अपने एक दोस्त से मदद मांगने गया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब यहाँ जंगल में रह रहा हूँ। घर वापस जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ये बात है। किस्मत कब बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता पुत्र। तुम्हारे मुखमंडल को देखकर लग रहा है
कि जल्दी ही तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्या पता, मैंने तो अब उम्मीद छोड़ दी है। ऐसा मत कहो पुत्र, मेरी बात पर विश्वास करो। साधु बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं। अतुल वहीं एक गुफा में बैठ जाता है। रात को उसे बाहर किसी के कुछ बात करने की आवाज आती है। अतुल छुपकर उनकी बातें सुन लेता है। वो लोग चले जाते हैं। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी करके बाहर जाना होगा। इस बात की जानकारी मुझे महाराज को देनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगा तो कर्जदार मुझे पकड़ लेंगे। क्या करूं? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो महाराज को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। कुछ सोचकर अतुल गुफा के बाहर निकलता है। अगले सुबह वो महाराज से भेंट करने छुपते छुपते हुआ जाने लगता है। तभी फूलचंद और बनिया उसे पकड़ लेते हैं। कितने दिनों तक छुपा बैठा था, अच्छा हुआ मिल गया। बनिया चलो, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। आज ये मिला है, अगर आज भाग गया तो वापस नहीं मिलेगा। रुकिए रुकिए, अभी मुझे महाराज से भेंट करना बहुत जरूरी है। मैं अगर महाराज से नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। अरे तू क्या हमें महाराज के पास लेकर जाएगा? महाराज के पास तुम्हारी शिकायत तो हम करेंगे। अब महाराज ही हमारा न्याय करेंगे। चलिए फूलचंद सेठ। दोनों अतुल को महाराज की राजसभा में लेकर जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारा न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ? क्या समस्या है आपकी फूलचंद जी? महाराज, इस अतुल ने महीनों पहले अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे कर्जा मांगा था, लेकिन इतने महीनों के बाद भी इसने एक फूटी कौड़ी नहीं लौटाई है। ऊपर से इतने दिनों से ये कहीं भाग गया था, आज पकड़ में आया है। हाँ महाराज, ये अपनी बहन की शादी के लिए सारा सामान मेरी दुकान से उधार ले गया था, लेकिन मजाल है कि पैसे लौटाए। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज। अतुल, क्या ये दोनों जो बोल रहे हैं वो सत्य है? जी महाराज, ये सच बोल रहे हैं। मैंने इनसे कर्जा लिया है, लेकिन क्या करूं, मैं गरीब कुम्हार हूं। पहले की तरह अब काम नहीं मिलता, इस वजह से पैसे भी नहीं मिलते। जैसे तैसे 2 समय की रोटी जुटा पाता हूं, तो कर्जा कैसे लौटाऊंगा? इसीलिए मैं छुपा हुआ था। तुम ये मान्य करते हो कि तुमने इनके पैसे नहीं लौटाए हैं, तो अब तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। अवश्य महाराज, आप मुझे अवश्य दंड दीजिए, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात अभी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कृपया कर महाराज, मेरे साथ एकांत में चलिए। मैं ये बात सबके सामने नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, परंतु यदि तुम्हारी बात महत्वपूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा दंड बढ़ जाएगा। महाराज अतुल को अपने कक्ष में ले जाते हैं। तब महाराज, मैं कर्जदारों से बचने के लिए जंगल में एक गुफा में रह रहा था। उस रात मैंने गुफा के बाहर 2 लोगों को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना क्या करना है? ये कार्य हो जाना चाहिए। यदि शीघ्र ये कार्य नहीं हुआ तो तुम इस राजमहल से बाहर जाओगे, समझ गए? मैं समझता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका दिया हुआ कार्य आज हो जाएगा। ये लो, ये विष सबसे जहरीले नाक से निकाला गया है। इसे महाराज के भोजन में मिलाकर उन्हें खिला देना। एक ही निवाले में महाराज की मृत्यु निश्चित है। ये कार्य अति सावधानी के साथ होना चाहिए। यदि किसी को ज्ञात हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं स्वयं ध्यान रखूंगा। अब चलो, धनवान बनने का अवसर प्राप्त कर लो। ये सब बातें सुनी है महाराज। कोई आपके खाने में विष मिलाकर आपको मारना चाहता है। मुझे ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी लगा, इसीलिए मैं कर्जदारों का गुस्सा सहन कर यहाँ आ गया। परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है? महाराज, मुझे असत्य बोलकर क्या फायदा होगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी प्रधान जी को बुलाकर इस विषय में जानकारी प्राप्त करने को कहता हूँ। महाराज, आप जो भी करेंगे उचित ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो लोग आपके राजमहल या आपके आसपास के ही हों। हाँ, ये भी हो सकता है। तुमने उस दिन देखा था कि वो व्यक्ति कौन थे? तुम्हें कुछ याद भी है? उनके कपड़े कैसे थे
या उनकी कोई विशेष बात? नहीं महाराज, रात का समय था और बहुत अंधेरा था। मैं गुफा के अंदर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन थे? क्या तुम उनकी आवाज पहचान सकोगे? जी महाराज, जरूर, मुझे उनकी आवाज याद है। ठीक है, तुम यहीं मेरे कक्ष में छुप जाओ। मैं एक एक करके राज्य के मंत्री और सेवकों को बुलाकर उनसे बात करता हूँ। तुम उनकी आवाज पहचान कर मुझे इशारा कर देना। फिर महाराज एक एक करके मंत्री और सेवकों को बुलाकर उनसे कुछ बात करता है। सब रसोइया भी आकर महाराज से आकर मिलते हैं। जब प्रधान और मुख्य रसोइया महाराज को मिलते हैं, तब अतुल छुपके से उन्हें इशारा कर देता है। फिर महाराज प्रधान और मुख्य रसोइये को बुलाकर, प्रधान जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आप मेरी मृत्यु की योजना बना रहे हैं। इस मुख्य रसोइये के साथ मिलकर आपने मेरे भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई थी। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मैं आपकी मृत्यु की योजना क्यों बनाऊंगा? आपका इसमें कोई लाभ होगा, इसीलिए आप सत्य बताइए, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं सब सत्य बताता हूँ। महाराज, मैं आपको मारकर स्वयं राजा बनना चाहता था। आप अकेले हैं, आपका ना तो कोई पुत्र है ना परिवार। मैंने कई सालों से राजा बनने की लालसा पाली हुई थी और आपकी मृत्यु की योजना भी बना रहा था, परंतु आप हर बार बच जाते थे। इसीलिए मैंने इस बार आपके भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई थी। मुझे क्षमा करें महाराज। प्रधान की बात सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं और आपको क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। इतना बड़ा अपराध किया है आपने और क्षमा मांग रहे हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन दोनों अपराधियों को। प्रधान और रसोइयों को बंदी बना लेते हैं। महाराज अतुल को बहुत सारा धन देते हैं और उसका कर्जा उतारने को कहते हैं। अतुल, तुमने अपनी सूझबूझ से मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मेरे अंग रक्षक के रूप में काम करो। तुम सदा मेरे साथ रहोगे तो मेरे प्राणों को कोई संकट नहीं होगा। ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज। अतुल महाराज का अंग रक्षक बना जाता है। महाराज के दिए हुए धन से वो अपना सारा कर्जा उतार देता है। साधु बाबा की सच हो जाती है। अतुल की किस्मत रंग दिखाती है और उसका जीवन बदल जाता है।